टोटल 10 चैप्टर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। 10 चैप्टर्स में सबसे पहला हम लोग का यूनिट तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अभी सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इतना तो पहले क्लियर होनी चाहिए सबको कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ते हैं। तो स्टैटिक्स चार्ज के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, मतलब स्थिर आवेशों के बारे में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर स्थिर आवेश इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 4 चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा हम लोग को इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस थ्योरम, और तीसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और उसके बाद इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहला जो चैप्टर है, सबसे पहला वो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो अगर सिंबल में दिखाओगे तो ई फील्ड भी इसको दिखा सकते हो। तो हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज वाले पोर्शन इलेक्ट्रिक, देखो अब ध्यान दो, अगर तुमको पूरी भाग को अच्छी तरह से समझना है, अच्छी तरह से अगर तुम स्टडी कर रहे हो, तो सबसे पहली बात तो ये है, इतना तो समझ ही रहे हो, इसमें भी हम लोगों को 2 भाग है, ए और बी, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज वाला पोर्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पोर्शन। तो सबसे पहले तो ये देख लो, इसमें अगर तुमको कोई लॉन्ग पोर्शन बन रहा है तो वो तो एक तुमको सीधा है कूलम्स लॉ वाला। तो इसको सबके दिमाग में ये भाग तो है ही, कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ और रिलेटेड एक्सप्लेनेशन। देखो अब तो कूलम्स लॉ में जो कूलम्स लॉ है वो सीधे सबके दिमाग में समान रूप से सबको इस चीज की जानकारी होती है, लेकिन इसका जो सबसे मुख्य बात है, जो साइड पोर्शंस है, एक इसका हो गया मान लो सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस है का मतलब हो गया इसकी महत्ता, इससे हम लोग क्या करते, क्या इसका महत्व है उसके बारे में। सिग्निफिकेंस के बाद जो हम लोगों को इसकी जो हम लोग महत्ता ले और इसका लिमिटेशंस, इट मीन्स कहाँ तक इसका यूज हो सकता है, इट मीन्स वो चीज भी हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं, लिमिटेशंस, जो कि अगर ठीक से स्टडी करोगे तो इसी से तुमको सारा पॉइंट मिल जाएगा, बस क्वेश्चन तुमको टकराना चाहिए, इस पर ध्यान देना है। और उसके बाद वेक्टर फॉर्म, जो हम बता भी दिए कि वेक्टर फॉर्म पर तुमको जो है मुख्य रूप से फोकस करना है, और यहीं पर तुम्हारा जो डी वाला पोर्शन इसी से निकल के आएगा, जो तुमको एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन r वाला पोर्शन होगा, ये इससे निकल करके आएगा। इसी में हम लोग को जो कांस्टेंट आता है वहीं से इसका खेल शुरू होता है, एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन r का। अब इसमें दूसरा पोर्शन जो कि तुमको अब हिडन होगा, तो सबसे पहला तो इसमें तुमको ये मालूम होना चाहिए, देख लीजिए, इसमें हम लोग जो बात करते हैं चार्ज डेंसिटी, इट मीन्स आवेश घनत्व की बारे में। तो आवेश चार्ज डेंसिटी की हम लोग बात करते हैं, चार्ज डेंसिटी। तो देखो चार्ज डेंसिटी में हम लोगों को लैम्डा, सिग्मा और उसके बाद जो है रॉ हो गया। ध्यान से सुनिए एकदम, और दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालिए, कुछ जान रहे हैं तो कुछ याद करने का प्रयास करिए। देखिए ये वाला पोर्शन जो है अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है, और इसका यूनिट, डायमेंशन और फॉर्मूला, और किसी चीज को बहुत ज्यादा याद नहीं करना, ये हम लोगों को लीनियर चार्ज डेंसिटी, या हम लोगों को फिर जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये ध्यान से सबको देखो। तो चार्ज डेंसिटी की बात यहां पर पहले, और ये जो पोर्शन हम यहाँ लिखे हैं इसको भी हम लोग ले लेते हैं यहाँ, एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन r वाली इस पोर्शन को देखो। और तुमको ई फील्ड का जो बात तुम देख रहे हो वो तो तुमको देखना ही है। और ई फील्ड में क्या है, एक हम लोगों को सबसे पहले जिस पर हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको, वो टेस्ट चार्ज वाला पोर्शन है, जिसको कि पूछा भी है कई बार 12th के एग्जाम में। तो टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज का हर एक भाग, इट मीन्स इसको हम लोग Q0 से दिखलाते हैं, टेस्ट चार्ज वाला पोर्शन। और इसी में जो हम लोगों को दूसरा इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल का पोर्शन, और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इट मींस हम लोग उसको किससे दिखाते हैं, वेक्टर p से। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, और यहां पर अब हम लोग चले आते हैं कूलम्स लॉ के बाद। इसमें देखो अब हम लोग इसको लॉन्ग वाले पोर्शन में कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्ञात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्ञात करोगे, इसमें तुमको अलग से कुछ नहीं करना है। वैसे है 3 कंडीशन, इन ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड, एट एनी पॉइंट। तो इसमें सिर्फ तुमको कर लेना है इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड मींस वेक्टर E ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। इसको तुमको क्लियर
क्लियर कर लेना है, बाकी पीछे पीछे तुम्हारा वो दोनों पोर्शन अपने आ जाएगा। ये लॉन्ग वाला पोर्शन में, ये लॉन्ग वाला पोर्शन में विशेष रूप से ध्यान। तो यहां इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हो गया, और उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट हो या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, इंड ऑन पोजीशन हो, इसका तुमको जो फार्मूलाज है रिलेटेड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, उस पोर्शंस को यहां पर देखो। अब देखो बात रहा, तो तुमको पहले तो पहला भाग तो यही चीज है कि तुम पहले क्लासिफाइड कर लो सब दिन बात को। कूलम्स लॉ है, और कूलम्स लॉ में तुमको जो साइड्स पोर्शंस है, इसमें से इससे रिलेटेड बात, कूलम्स लॉ पर सबका ध्यान जाएगा, लेकिन जो साइड पोर्शन उसमें सब मिस कर जाएगा। अब इसी में हम लोग चार्ज की तुलना मास से कर रहे हैं, मतलब हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास, इलेक्ट्रिक चार्ज और मास। अगर हम लोग और एडिशनल बातें करें तो इलेक्ट्रिक, यह जो हम लोग को चार्ज के बीच फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और दो मास के बीच जो फोर्स लगता है वो ग्रेविटेशन फोर्स हो गया। तो हम लोग को तो सीधी सी बात है, यहाँ पर इस चीज को भी तुम एडिशनल मैटर में रख सकते हो कि एक हम लोग को ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ साथ तुम्हारा जो यहाँ पर फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की बात हम लोग करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स। तो सबको जानते हो ग्रेविटेशनल फोर्स तो हम लोग न्यूटन्स लॉ से ज्ञात करते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। और इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए जो हम लोग वो कहाँ से निकालते हैं हम लोग? कूलम्स लॉ से। अब देखो पहली बात, ये तुमको रफ करने के लिए तुम्हारा कलम फ्रीक्वेंटली चलना चाहिए। अब तुम किसी से कम नहीं हो, जब सिलेबस पढ़ लिए है, आप रिवीजन कर रहे हैं, तो अब तुम्हारा एकदम परफॉर्मेंस बेटर आ जाना चाहिए। अब चलिए दूसरा, इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हम लोग आप कर रहे हैं बात इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कुछ बोलना भी नहीं है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम की बात हम लोग करते हैं, गॉस थ्योरम। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर तुमको तो पहले रूट टॉपिक तो मालूम ही होना चाहिए। इसका रूट टॉपिक फिर हो गया तुमको, यहां पर देख लो एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, और उसके बाद तुमको जो है मुख्य रूप से इसका जो सबसे मुख्य पोर्शन है, एक तो एरिया वेक्टर के बारे में तुम्हारा कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए। सबसे मुख्य ये एरिया वेक्टर के बिना न तुम फ्लक्स को समझोगे और ना ही गॉस थ्योरम का जो एप्लीकेशन कर रहे हैं हम लोग, उस बात को भी तुम पूरी तरह से नहीं समझ पाओगे। इसलिए एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए, बाद बाकी फ्लक्स इत्यादि तो हम लोग देखेंगे ही। अब देखो तो फिर हम लोगों को यहां पर फिर पोर्शन हम लोग पहला करें, तो हम लोग को पहला तो हो गया कि गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम, और उसके बाद एंड एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, ये तो एप्लीकेशन तुमको ये लॉन्ग वाला पोर्शन में है ही। अब एप्लीकेशंस में जितनी भी एप्लीकेशंस है सबका रिजल्ट तुमको एकदम याद होना चाहिए हेडिंग के साथ। ये लॉन्ग पोर्शन तो तुम्हारा है ही। अब दूसरे पोर्शन में हम लोग चले जाते हैं, तो दूसरे पोर्शन में तुमको फ्लक्स से, तो कहानी तो फ्लक्स से शुरू होती है, इट मीन्स कहने का मतलब फाई ई से तुम्हारी कहानी शुरू होती है। और फाई ई के बाद हम लोग को इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन का सबसे बढ़िया यहाँ पर स्कोप है वह फ्लक्स के बाद तुमको जो एरिया वेक्टर है वो है ही तुम्हारा, उसके बाद जो सॉलिड एंगल है ये यहाँ पर तुमको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, और सॉलिड एंगल और सॉलिड एंगल रिलेटेड कॉन्सेप्ट को, ये चीज। अब रहा एप्लीकेशन में, देखो किसका एप्लीकेशन देख रहे, गॉस थ्योरम का। तो एप्लीकेशन में हम लोग करते क्या है, हम लोग जो है वह ई निकालते हैं, ई निकालते हैं। और ई निकालने का सीधा कॉन्सेप्ट क्या है कि पहले तुमको एक बार थ्योरम से फाई ई निकालिए, उसके बाद फिर हम लोग कह सकते हैं पहला ये हो गया थ्योरम से, थ्योरम से, उसके बाद हम लोग क्या चीज से निकालेंगे, फार्मूला से, और फार्मूला से, और ये हम लोग को ये भी फाई ई ही होगा, और दोनों हम लोग फाई ई और बराबर हम लोग यहाँ पर फाई ई डैश इसको कर दे, दोनों को बराबर करेंगे तो हम लोग ई के लिए कैलकुलेशन पर पहुंच जाएंगे। एप्लीकेशन का आधार है सभी एप्लीकेशन का, ये ध्यान रखना है। तो यहां पर तुमको ये वाला जो शॉर्ट पोर्शंस वाला पार्ट्स है वो, और इन सब का एक प्रकार से समझ लो कि तुमको ये की टॉपिक हो गया, की टॉपिक हो गया। एरिया वेक्टर सबको समझने में तुमको मदद करेगा, और एरिया वेक्टर के बारे में कॉन्सेप्ट सबको क्लियर होना चाहिए कि वह किसी भी पृष्ठ पर बाहर की ओर खींचा गया लंब होता है, तो हम लोग उसी से हम लोग को फ्लक्स का, गॉस थ्योरम में एप्लीकेशन का, हम लोग चाहे सॉलिड एंगल का, सब जगह कुछ न कुछ हम लोग को यूज होता है। उस कॉन्सेप्ट का हम लोग प्रयोग करते हैं, कहीं अप्रत्यक्ष रूप से कहीं प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, आगे देखिए हम लोग
तीसरे चैप्टर पर आप आते हैं फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर हम लोग बात करें, पोटेंशियल इट मींस विद्युत विभव का, इधर ध्यान होना चाहिए सबका। तो पोटेंशियल में हम लोग अगर बात करते हैं तो देखो फिर इसमें हम लोग सबसे पहले अगर हम लोग इसके पार्ट प्रत्येक में हम कह दिए कि हम लॉन्ग पोर्शन को और शॉर्ट पोर्शन को डिवाइड कर रहे हैं, तो इससे तुमको अब क्या एक्यूरेसी, तो पहला पोर्शन हम लोग ले रहे हैं, दूसरा पोर्शन ले रहे हैं हम लोग, पहला और दूसरा में इसको बांट रहे हैं। देखो तो अब सबसे पहले यहाँ पर हम यहाँ शॉर्ट वाले को पहले लिख रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले तो पोटेंशियल तुमको ये मालूम ही होना चाहिए W/Q या Q0 से तुमको यहाँ पर V से रिलेटेड जो डिफिनेशन है वो तुमको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद तुमको सीधे आ जाना चाहिए E बराबर -del V/del x पर। इट मीन्स दिस इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट हो गया, ग्रेडियंट विभव प्रवणता, देख रहे हो, ये सब तुमको ध्यान में नहीं रहेगा, ये सब ध्यान में नहीं से कितनों तुम खोजोगे जल्दी हो नहीं पाएगा, जिसको पहले से ध्यान इन सब पर नहीं है। तो E बराबर -del पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन है। उसके बाद तुम अगर आओगे यहाँ पर तुमको सबसे ज्यादा इक्विपोटेंशियल सरफेस की कहानी समझना है। इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब हो गया वैसा सरफेस जिसके प्रत्येक बिंदु पर पोटेंशियल क्या हो, समान हो। इक्विपोटेंशियल, बाकी कहानी को और देख सकते हो। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस में, फिर यहाँ का एक सबसे बड़ा शॉर्ट टॉपिक में है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक सिस्टम। तो इलेक्ट्रिक सिस्टम में इलेक्ट्रिक डायपोल भी आता है, और हम लोग जिस चीज के बारे में स्टडी को मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक डायपोल, इट मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये हम लोगों को यहाँ पर इस कैलकुलेशंस को भी कई बार लिया है क्वेश्चन के रूप में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन करने के लिए, और इक्विपोटेंशियल सरफेस से भी, पोटेंशियल ग्रेडियंट से भी, इन सब से क्वेश्चन कई बार लिया है। और तुमको ये चाहिए फिर इस पोर्शन में अगर चले आते हो तो इस पोर्शन में यहाँ पर और ले सकते हो एडिशनल में कि इलेक्ट्रिक डायपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल तुम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में या ई फील्ड में, वेक्टर ई में रोटेट करने में वर्क डन, ये सब फार्मूला एकदम हमेशा याद रखना। W बराबर होता है P × 1 - cos थीटा, ये सब फार्मूला, ये सब एकदम फ्रीक्वेंटली तुमको याद रहना चाहिए। अब इस पोर्शन में तुमको कुछ ज्यादा नहीं जाना है, इस पोर्शन में कम से कम एक फर्क तो तुमको विशेष रूप से ध्यान रहना ही चाहिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट, इसको तुमको अच्छी तरह से ड्राइव करना चाहिए। बाकी सब और सब जिस तरह से तुम देखना चाहते हो उसको देखो, ठीक है। तो एक बार देख लो फिर पहले पोटेंशियल का डेफिनेशन से, यह तुमको ई और पोटेंशियल ग्रेडियंट में रिलेशन, पोटेंशियल ग्रेडियंट रिलेटेड बात को बढ़िया से देखिए। इक्विपोटेंशियल सरफेस को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद डायपोल को घुमाने में क्या गया कार्य, इट मींस टोटल एनर्जी या कार्य, और उसके बाद यहाँ पर तो थोड़ा सा जगह कम है, इसी का हम लोग अगला पोर्शन यहाँ हम ले लेते हैं। देखो ध्यान दो, जो हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस रिलेटेड जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में बहुत सारी बातें वर्क डन से संबंधित भी है। उन सब बातों को तुमको यहाँ पर एकदम अच्छी तरह से क्लियर करनी चाहिए, इससे बहुत सारा तुमको ऑब्जेक्टिव इत्यादि जो है वो क्लियर होगा। अब हम लोग चले आते हैं चौथा में, फिर इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो अगर इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की बात करते हो, देखो तो इसमें हम लोग पोर्शंस ए की बात करें, अगर हम लोग पहले लॉन्ग पर इसमें चले तो लॉन्ग वाले पोर्शन में पहले तो तुमको कैपेसिटी, इट मींस जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी है, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, और कैपेसिटर के कैपेसिटी में जो हम लोग कंडीशंस लगाए हैं, कंडीशन में तुमको हम लोगों को डाइलेक्ट्रिक का पोर्शन, डाइलेक्ट्रिक मींस तुम्हारा जो ये कैपेसिटर है,
इसका पूरा का पूरा यहां पर जो भाग है वह एक ही डाइलेक्ट्रिक से पार्शियली फील्ड होगा, पार्शियली फील्ड होगा, पार्शियली फील्ड हो गया, पार्शियली फील्ड। उसके बाद दूसरा फुल्ली फील्ड, फुल्ली फील्ड, और फुल्ली फील्ड और पार्शियली फील्ड में एक डाइलेक्ट्रिक से होगा और ये डिफरेंट डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक से होगा। तो दो पोर्शन ये और दो पोर्शन में पार्शियली ही फील होगा, लेकिन एक डाइलेक्ट्रिक से नहीं। मान लो यहां पर एक ही है, कौन सा, के, लेकिन K1 K2 K3 से भी हो लेकिन पूरा नहीं भरा हुआ हो, तो उसको हम लोग पार्शियली फील्ड विथ डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स, और यह फुल्ली फील्ड विथ हम लोग डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स। तो कुल मिलाकर के यहां पर तुमको चार जो है वह चार तुमको मुख्य रूप से कंडीशंस है। और उसके बाद तुम इसमें अगर दूसरे पोर्शन में चले जाओगे तो दूसरे पोर्शन में तुमको 1D ग्राफ जनरेटर को देखना चाहिए, 1D ग्राफ जनरेटर को, 1D ग्राफ जनरेटर को अच्छी तरह से देखनी चाहिए। और उसके बाद इसके दूसरे शॉर्ट पोर्शन में चले आओगे तो सबसे पहले तो तुमको यहां पर यही चीज देखना होगा कि कैपेसिटी का जो हम लोग C बराबर Q/V, मतलब V का मान 1 वोल्ट, मतलब किसी हम लोग कंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए जितना चार्ज से उसको चार्ज करेंगे वो हम लोग को क्या कहलाएगा, उसका कैपेसिटी। अब देखो फिर यहाँ C बराबर Q/V से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को यहाँ पर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड के लिए फॉर्मूला 1/2CV²। इट मींस यहां पर हम लोगों को यह E बराबर 1/2CV², इस फार्मूला का इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया था इसमें से। उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड की बात हम लोग करते हैं तो हम कल भी इस पर चर्चा किए थे कि ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, और कैपेसिटर्स में ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स में सीरीज और पैरेलल हम लोगों को है, और सीरीज का जो फार्मूला है वो 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस ऑन, और जो पैरेलल का है वह CP बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। और ये फार्मूला जानते हो ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस का उल्टा है, ठीक है। और उसके बाद इस ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जितना उसका बड़ा किया जाए कम है, इट मींस यह हो गया इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रोज किससे, पॉइंटेड पार्ट, पॉइंटेड पार्ट हो गया, पॉइंटेड पार्ट, नुकीले भागों से विद्युत विसर्जन, नुकीले भागों से विद्युत विसर्जन, ग्रुपिंग और एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है। ये बातें तुमको जो है अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट के साथ एकदम क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि यही आधार है किसका, 1D ग्राफ। और यही अगर C का कॉन्सेप्ट तुमको क्लियर है तो यहां तुमको कैलकुलेशन करने में दिक्कत नहीं होगी, कैपेसिटर की कैपेसिटी कैलकुलेट करने में दिक्कत नहीं होगी। अगर तुमको C इट मींस अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर है तो कैपेसिटर भी बना लो, उसकी कैपेसिटी भी कैलकुलेट कर लो। यहाँ पर पांचवें के बारे में लेते हैं, पांचवा चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस और ओम्स लॉ वाले भाग को, ओम्स लॉ। तो सबसे पहले देख लो, अब ध्यान दो, यहाँ पर तुम फोकस कर लो, वो तो हम बता ही दिए थे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर फोकस करो, और जो भी चीज स्टडी करना है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से उसको ज्ञात करने का प्रयास कीजिए, चाहे वो ओम्स लॉ हो तो वो भी तुमको ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी तुमको कैलकुलेट करना है, चाहे रेसिस्टेंस के बारे में या रिलेटेड स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के बारे में, जो भी चीज तुमको यहाँ पर स्टडी करना सब ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट तुमको क्लियर रखना चाहिए, और यहाँ से कोई कंफ्यूजन मत कोई रखना कि क्वेश्चन नहीं होगा, यहाँ से निश्चित क्वेश्चन होगा। और उसके बाद फिर कार्बन कलर कोड के बारे में, कार्बन कलर कोड का तुमको क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरह से देख लेना चाहिए कार्बन कलर कोड में। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुमको यहां पर ध्यान रखना चाहिए वो है, देखो, पीडी पोटेंशियल डिफरेंस, उसके बाद ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बारे में तुमको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। और इसी में यहीं पर
इसी कॉन्सेप्ट को तुम ईएमएफ का कॉन्सेप्ट और पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट जो है वो यहां से क्वेश्चन कभी कभी लेता है, पिछले बार भी क्वेश्चन लिया है। और उसके बाद तुमको क्लियर होनी चाहिए जो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स है, जो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स है वहां से यहां पर तुमको एकदम ध्यान देनी चाहिए कि जो तुम्हारा मैक्सिमम पावर थ्योरम है, इट मींस जो इसमें 3 ग्रुपिंग होता है, पैरेलल सीरीज और उसके बाद जो है पैरेलल सीरीज और तुमको कौन सा हो गया, पैरेलल सीरीज और मिक्स्ड ग्रुपिंग। तो मिक्स्ड ग्रुपिंग में मैक्सिमम पावर थ्योरम वाला जो भाग है, इट मींस मैक्सिमम पावर थ्योरम का, ये मैक्सिमम पावर थ्योरम को पिछले बार पूछा है, मैक्सिमम पावर थ्योरम को, कि किस तरह से मैक्सिमम पावर थ्योरम काम करता है, इस पर तुमको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद अब देखो इस चैप्टर में तुमको इतना को बेस मानना, इसको अच्छी तरह से करना है। बाकी जब इतना को तुम करोगे तो बाकी सभी टॉपिक तुमको अपने पीछे पीछे आ जाएगा। ये तुमको बेस भाग हो गया। अब देखिए फिर हम लोग चैप्टर नंबर 6 में आ जाते हैं। और चैप्टर नंबर 6 में तुमको पहला तो ये तुमको किरचॉफ्स लॉ जो है, किरचॉफ्स लॉ, और तुमको यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो सबसे पहला लॉन्ग पोर्शंस की बात करें, उसके बाद देखो यहाँ पर तुमको ये भी मालूम होना चाहिए कि इसका जो 2 नियम है, फर्स्ट वाला और ये, इसको हम लोग फर्स्ट वाले को जंक्शन लॉ भी कहते हैं। और जंक्शन लॉ जो है वो किस पर काम करता है, वो तुमको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर, मतलब वो आवेश संरक्षण पर। और दूसरा वाला जो इसका पोर्शन है, इट मींस 2, उसको हम लोग कहते हैं ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर, एनर्जी कंजर्वेशन पर काम करता है ये। और ये जंक्शन वाला जो सिस्टम है, इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम रहना ही है, ये मतलब डिफिनिट जगहों में से एक है, मतलब डेफिनेट, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, किसी तरह का कोई बात नहीं, तुम लिख सकते हो इसमें। अब रहा फिर इससे तुम आगे बढ़ोगे तो व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंसिंग की अगर बात करें, हम लोग बैलेंस्ड की बात करें तो ये तो P/Q बराबर R/S, ये तुमको देख लो, बना करके देख लो। PQRS का मतलब 2 संलग्न भुजाओं के जो प्रतिरोध का अनुपात है वो अन्य 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होता है। अब दूसरा इसमें तुमको लेना है फिर मीटर ब्रिज वाला पोर्शन, लॉन्ग वाले पोर्शन की हम लोग बात करें तो मीटर ब्रिज से अननोन रेसिस्टेंस ज्ञात करते हैं, अननोन रेसिस्टेंस की तुलना करते हैं। अननोन रेसिस्टेंस की तुलना इसका बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। और इसमें अननोन रेसिस्टेंस S1/S2 बराबर है L2/L1 इंटू 100 - L1 अब बाय हो गया 100 - L2। ये फार्मूला सब एकदम फ्रीक्वेंटली याद रहना चाहिए कहीं भी एकदम अच्छी तरह से करने के लिए। और उसके बाद जब तुम यहां से आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर जो है, पोटेंशियोमीटर इट मींस विभव मापी। और विभव मापी में भी एक पॉइंट जो है वो तुमको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी पोटेंशियल ग्रेडियंट संबंधी एक जो है पॉइंट आता है। कहां पर आता है उसको कॉपी में देखना, लेकिन इससे जो एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर में कौन सुपेरियर होता है, सुपेरियोरिटी की तुलना, श्रेष्ठता की तुलना विभव मापी में का वोल्टमीटर से श्रेष्ठता की तुलना करना। इस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पूछा है एग्जाम में। पोटेंशियोमीटर इसको विशेष रूप से तुमको ध्यान में रखना है, इसको कंपैरिजन विशेष ध्यान में रखना है। और बाकी जो इसमें जो ये वाला पोर्शन है, ये तीनों वाला पोर्शन बहुत मास पोर्शन को या कैप्चर कर लेता है, बहुत मास पोर्शन को कंप्लीट कर लेता है। और उसके बाद इसके आधार पर रेसिस्टेंस का ग्रुपिंग वाला जो है तुमको व्हीटस्टोन ब्रिज में, इस मास को अगर तुम कंप्लीट करोगे तो बाकी यूनिट, बाकी चैप्टर, बाकी टॉपिक जो है वो अपने पीछे पीछे आएगा। बाकी सबको देखोगे अपने पीछे पीछे आएगा, तुमको अपने सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन धीरे धीरे मिल जाएगा। चैप्टर का हम लोग को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की हम लोग बात करते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट देखो तो पोर्शंस ए में चले आए और पोर्शंस बी में चले जाए,
तो देख लो, ध्यान दो। अब इसमें हम लोगों को तो सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन में तुमको ये तो हो ही गया ना, बायो-सेवर्ट्स लॉ। ठीक है, कोई फायदा नहीं होगा इसको पढ़ करके, बायो-सेवर्ट्स लॉ। अब देखो तो पढ़ना क्या क्या है, तो यहाँ पर चले आना होगा। इसमें तुमको एप्लीकेशन को बढ़िया से देखिए, एप्लीकेशन को देखिए, म्यू को देखिए, म्यू जीरो को देखिए, म्यू आर को देखो, वेक्टर फॉर्म को देखो, वेक्टर फॉर्म को देखो, वेक्टर फॉर्म को देखो, और यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चंस है कैसे प्रयोग करते हैं वेक्टर फॉर्म का, वो क्रॉस प्रोडक्ट की डॉट प्रोडक्ट का कैसे यूज करते हैं, उस क्वेश्चन को यहाँ पर तुमको देखना चाहिए। अब चले आइए, तो बायो-सेवर्ट्स लॉ एंड एप्लीकेशन तो लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है ही, लेकिन उसके बाद तुमको साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन का इंतजार स्टूडेंट बहुत दिन से कर रहा है, 2-3 साल से कर रहा है, पर बर्ड पूछता था, इधर पूछा नहीं है, देख लो। तो इसीलिए तुम लोग देखो, इस पर भी तुम लोग भी टकटकी लगाओ, अगर हो गया तो बस यही तो क्वेश्चन लिख लेना और कुछ नहीं करना, ठीक है। देखो ज्यादा परेशान नहीं होना, कोई इस 10 चैप्टर में चले आओ, इस भाग चले जाओ कि उस भाग चले जाओ, दोनों भाग ऑप्शन है, समझ लो बात को। तो कोई कहेगा कि ना हम इस भाग कुछ नहीं पढ़ेंगे, हम वो 10 वाला भाग में जाएंगे, तो दोनों अवेलेबल। ये 10 चैप्टर वाला भाग जो है पूरे साल का ये जो है 3/4 समय खा जाता है, और उधर वाला पोर्शन जो है वो पूरे साल का जो सिर्फ 3 महीना बचता है उसी में हो जाता है, उसका वेटेज इससे कम नहीं है। इसमें तुम दिन रात मेहनत करोगे, इसमें 8 घंटा मेहनत, उसमें 1 घंटा करोगे तो बात बराबर है। लेकिन इसको नहीं पढ़ोगे तो तुमको रात में नींदे नहीं होगा, कहेगा ओहो साइक्लोट्रॉन तो 100 बार नाम सुने, वो हमको यादें नहीं है, हमको तो ऑप्टिक्स 12 बार सुने, हमको यादें नहीं है, ये तुमको सोने नहीं देगा, लगेगा तैयारी नहीं हमारा। अब देखो ध्यान दो, तो साइक्लोट्रॉन और बायो-सेवर्ट्स लॉ के बाद जो है तीसरा, इसमें सबको याद नहीं होगा क्या है, गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। देखो इसका भी इंतजार, इस तीनों क्वेश्चन का इंतजार बड़ी दिन से हो रहा है स्टूडेंट का, लेकिन एक भी बार हाथ नहीं लग रहा है। देखो अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बाद यहां पर अगर आ जाओगे तो देखो ये सब तो इधर का है बायो-सेवर्ट्स, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर तुम जान रहे हो ये साइक्लोट्रॉन जो काम कर रहा है ये साहब जी का है, ठीक है। इसका अगर बात करते हैं तो इसका सब खेल जानते हो कैसे हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जो चार्ज पार्टिकल है उसको अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कैसा प्रवेश कराएंगे, परपेंडिकुलरली प्रवेश कराएंगे, तो वो कैसे घूमने लगेगा, वृत्ताकार पथ पर, सर्कुलर पाथ पर। याद करो इन सबको, बोलो कुछ कुछ, समझ रहे हो लिखने वाला क्या करोगे, लिख करके क्या करो, दिमाग पर कुछ बोलो ना, बोलोगे तो अभी याद हो जाएगा, नहीं बोलते हो। हाँ चलो देखो, तो इट मींस जानते हो किस टॉपिक के अंतर्गत है, यहाँ पर तुमको लॉरेंज फोर्स को देखना चाहिए, लॉरेंज फोर्स, ठीक है। देखो इसको बेस है ये वाला पार्ट, लॉरेंज फोर्स वाला बात बहुत क्लियर। और जान रहे हो क्या है, अब सुन लो, ध्यान दो, यहाँ पर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल कहाँ पर, चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक, और यहीं पर आया था, 3 ही है, एक तो फील्ड के साथ 0 डिग्री एंगल पर प्रवेश करे, दूसरा है परपेंडिकुलरली प्रवेश करे, और तीसरा है तिरछा प्रवेश करे। तो तिरछा वाला का ही याद होगा, इसी में कैसा पथ को फॉलो किया था, कौन सा पथ है ये, कौन सा पथ है ये, हेलिक्स पथ। आ गया हेलिक्स पथ। 8वां में तुमको मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिज्म को ये तो कल से ही पहले काम हुआ है। मैग्नेटिज्म को 2 भाग में बांट लेना,
दो भाग में बांट लेना, ए और बी। ए और बी में देख लो, ध्यान दो, ये वाला पोर्शन और ये मिलाना नहीं तो क्वेश्चन एक भी नहीं बनेगा, फॉल्स कर जाओगे। एक में तुमको जो मैग्नेट वाला पार्ट है, देखो कौन कौन सा मैग्नेट वाला पार्ट है। मैग्नेट में जैसे कि मैग्नेट को क्या उसके ध्रुवों को अलग कर सकते हैं। अब मान लो कि अस्थायी और अस्थायी चुंबक क्या है, चुंबक के ध्रुवों के कारण जो है तुमको निकालना है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मान लो इंड ऑन पोजीशन में क्या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में निकालना है। इससे रिलेटेड जो पोर्शंस है ये वाला भाग, और दूसरा में यहां पर तुम सब का यूज करो, मैग्नेटाइजेशन। उसके बाद मैग्नेटाइजेशन के बाद जो तुमको कैपिटल एम हो जाए, स्मॉल एम हो जाए, तुमको इसमें म्यू हो जाए, म्यू आर हो जाए, इसमें तुमको जो है उसके बाद बी आ जाए, ठीक है। उसके बाद ये बी वाला जो फार्मूला है वो आ जाए। इससे रिलेटेड जितना भी छोटा छोटा टर्म है और जान लो लॉन्ग वाले में। कभी कभी उसको नहीं फुर्ता था, क्वेश्चन एग्जाम तो बहुत दिन से हो रहा है और सिलेबस भी नहीं बदला है, करेंगे क्या, कुछ तो नया होना चाहिए ना, तो वो भी थक जाता है तो कहता कुछ हो पूछ दे। कुछ हो का मतलब हो गया यहाँ पर पारा मैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। कहेगा इसमें अंतर बताइए, 4 मार्क ले लीजिए, 4 मार्क ले लीजिए। इस पूछा भी है, इसको लॉन्ग में पूछा भी है, इसको समझ रहे बात को। या फिर मैग्नेटिज्म में इंड ऑन पोजीशन और ब्रॉड साइड, इस बार पूछ दिया, कोई अनुमान नहीं लगाया हुआ था, बस उसके बाद तो समझ सकते हो। ये सब साइड क्वेश्चन है जिसको कि क्वेश्चन उधर जो मेन पार्ट है, जो मेन पोर्शन, उसको पूछते पूछते क्वेश्चन लगता खत्म हो गया। कभी कभी साइड क्वेश्चन भी जो तो बताए किस तरह का क्वेश्चन का पैटर्न होता है, तुमको सामान्य रूप से हम बता ही दिए कि जो तुमको, जैसे फिजिक्स की हम लोग अगर बात करें तो ये जो दोनों पोर्शंस तुम लोग को 10 चैप्टर तक का है, और शेष भाग जो है उस शेष भाग में जो पहला वाला पोर्शन है मेन स्ट्रीम का पोर्शन है, या तो पूरा लॉन्ग क्वेश्चन मेन स्ट्रीम का सीधे देगा, साइक्लोट्रॉन का सचित्र वर्णन करे, ट्रांसफार्मर का सचित्र, इस तरह का क्वेश्चन जो है। और दूसरा हो गया कि ए और बी कर देगा, ए में एक छोटा पोर्शन ले लेगा मेन स्ट्रीम का, एक साइड स्ट्रीम का ले लेगा बी वाला, और या होगा पूरा का पूरा क्वेश्चन साइड स्ट्रीम का पूछ देगा। जैसे तुमको हाइट ऑफ एंटीना के लिए व्यंजक प्राप्त करे, या मॉड्यूलेशन क्या है और हाइट ऑफ एंटीना, इस तरह से जोड़ देगा क्वेश्चन को, या फिर आइंस्टीन इक्वेशन बताए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, या फिर तुमको मान लो कि रदरफोर्ड्स मॉडल के बारे में या उसके डिमेरिट्स इत्यादि के बारे में, इस तरह की चर्चाएं जो है, इस तरह का क्वेश्चन जो है तुमको सीधे पूछा जा सकता है। तो अब ये वाला भाग हो गया, ये तुमको अच्छी तरह से सबको एकदम मालूम होनी चाहिए। अब 9th में कौन सा चैप्टर है? 9th EMI का पूरा नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलो ठीक है, EMI में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में देखो, इसमें इंडक्शन में तो हम पहले कह दिए कि तुमको इसमें यहां पर तो लेंज लॉ देख ही लेना, L है M है, ये दोनों कांस्टेंट, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस रिलेटेड एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से एकदम होनी चाहिए सबको, इसमें नो डाउट किसी तरह से। इन सब में से तो ये तीनों एकदम की है, और बाकी सब पार्ट को जैसे तुम देखना चाहते हो एकदम बढ़िया से देखो, कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये की है, यहां से हैंडल कर सकते हो इसको अच्छी तरह से तुम। और उसके बाद 10 AC में अगर रहना है तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कितना के तो AC में तो ज्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन देख लो LCR देखो लो, सर्किट वाले में LCR को देख लो, और कुछ करना नहीं करना, लेकिन XL XC Z याद हो गया होगा, और इसके साथ R भी लगा दो। अब रिएक्टेंस, इंपीडेंस और रेसिस्टेंस बढ़िया से देखना। नो रेजोनेंस कहाँ चलेगा, रेजोनेंस। अब देखो फिर चले आओ, ये वाला LCR वाला सर्किट वाला एक पोर्शन को देखा, और एक बेसिक वाला में तुमको ग्राफ हो कम या तुलना करना, जैसे I बराबर I0 साइन ओमेगा t है, और इसको अगर तुलना को इसमें तुमको दे दिया I बराबर 100 साइन 20 पाई t, कहेगा इसमें सब मान निकालिए फ्रीक्वेंसी से लेकर एक चीज। बस इसको तो इधर भी चर्चा की कि इसमें I0 के जगह 100 है तो I0 का मान 100, यहाँ ओमेगा t के जगह 20 पाई t है तो 20 पाई t हो जाएगा। इस तरह की बातें जो है वो तुमको हो जाएगा, ये एक पोर्शन। अब उसके बाद लॉन्ग वाले पोर्शन में तो सबको मालूम ही है कि ट्रांसफार्मर इसमें है ही क्वेश्चन,
और ट्रांसफार्मर का पूरा एकदम वर्णन अच्छी तरह से होनी ही चाहिए। ट्रांसफार्मर के अतिरिक्त इसमें और कोई लॉन्ग क्वेश्चन है? देखो एलसीआर सर्किट तो बोले ही है अभी, उसके बाद तुम एडिशनल में अपना रेजोनेंस के बारे में जानिए, पावर फैक्टर के बारे में जानिए, पावर के बारे में बहुत सारा छोटा छोटा, मीन वैल्यू के बारे में जानिए। फिर तुमको जो है यहाँ पर अभी VRS भी RMS वैल्यू के बारे में, रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज के बारे में, और लाइक पावर फैक्टर्स इत्यादि, रेजोनेंस के बारे में बहुत सारा छोटा छोटा पॉइंट्स है, उन सब को देखो। लेकिन इसमें दो जो लॉन्ग वाला भाग LCR और ट्रांसफार्मर, ये तुमको अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए, ये अच्छी तरह से। और जो जो पोर्शन, एक बेसिक पोर्शन ले लो, एक तुमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट ले लो, और इसके बाद अदर जो पार्ट्स है उसको ले लीजिए, अच्छी तरह से तुम्हारी बात हो जाएगी।